नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले लगभग जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो भी हमारा कंटेंट था कल समाप्त हुआ। इसके साथ ही हमने कल 3 नीतियां भी अलग अलग पढ़ी थी। कौन सी? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 राजस्थान के संदर्भ में पढ़ी हमने। साथ ही राजस्थान की MSME पॉलिसी 2022 और इसके साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी यानी कि हस्तशिल्प नीति थी 2022। ये तीनों चीज़ें कल हमने ये भी समाप्त कर ली, यानी कि कुल मिला के बात ये है जनवरी से लेकर सितंबर तक जो आपकी बुकलेट थी वो सारी, इसके अलावा बीच में कोई छोटी मोटी चीज़ रही वो सब भी, ऐसी कोई नई पॉलिसी आई वो सब भी, और इसके अलावा विविध वाला जो पोर्शन था ये भी। कहने का मतलब ये सब हम समाप्त कर चुके हैं और आज से अब हम शुरू करने वाले हैं कौन सा? अक्टूबर और नवंबर। जिन लोगों का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और अगर वो आगे अभी अक्टूबर और नवंबर पढ़ने में थोड़ा घबरा रहे हैं, तो अगर सितंबर तक भी आपने, यानी कि जनवरी से लेके सितंबर तक भी अगर आपने ठीक से पढ़ लिया और उसी को एक दो बार और रिवाइज कर लोगे आप, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि सारी हमने पहले पढ़ी हैं। अगर आपने सुजस वाली क्लास भी ली है तो सुजस वाली क्लास हमारी शुरू हुई थी अगस्त से, तो अगस्त के बाद का सारा करंट अफेयर्स तो हमने वहीं पढ़ा है। और ये वाली क्लास यानी कि करंट अफेयर्स राजस्थान का हमने शुरू किया था कब? 15 अक्टूबर को। तो जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी तब भी अक्टूबर में जो घटनाएं हो रही थी वो भी मैं साथ के साथ आपको ऑप्शन में वहाँ बताता हुआ आया हूँ। तो अगर आप जनवरी से लेकर सितंबर तक भी पढ़ के और उसको ही रिवाइज करके एक बार और चले जाओगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन फिर भी अगर आप आगे भी पढ़ना चाहें तो हम पढ़ ही रहे हैं, वैसे आने की संभावना तो पूरी होती है, पढ़ना तो हमको है ही। मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मैं इतना प्रेशर नहीं झेल पाऊंगा तो जितना पढ़ लिया है उसको ही रिवाइज कर लो, वो भी काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। बाकी पढ़ना तो पूरा ही चाहिए आपको, नवंबर तक हम तो पढ़ाएंगे ही। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ये है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है रिप्स 2022, कब जारी की गई? कल भी पहला क्वेश्चन ऐसे ही था जिसमें पूछा था हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई। तो 7 अक्टूबर, 17 सितंबर, 20 अगस्त और 31 मार्च। कल के भी ऐसे ऑप्शन में एक एक भयंकर चूक हुई थी जो ना आपने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया। अभी मैंने जब ये क्लास वापस इसमें दी, कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई, और इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है 31 दिसंबर, ये 31 सितंबर। तो क्या सितंबर में 31 होता है? ये दरअसल मैं लिखना चाह रहा था यहाँ, ये टाइप ही गलत हुआ है, यहाँ मैंने लिख के दिया था 31 मार्च, जो टाइप होके आ गया 31 सितंबर, क्योंकि उन्होंने सीधे 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 सारे कॉपी पेस्ट किए हैं। चलिए तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न क्या है? कब जारी की गई कौन सी? रिप्स 2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसका उत्तर है 7 अक्टूबर 2022। बाकी जो डेट हैं इनको भी कुछ ना कुछ घटनाएं हुई है, सारे ऑप्शन इसीलिए लिखे जाते हैं। जैसे कि 17 सितंबर 2022, इस दिन 2 नीतियां जारी की गई। कौन कौन सी? हस्तशिल्प नीति और MSME नीति, ये दोनों एक साथ ही एक ही दिन जारी की गई। अब हमने ये अपनी राजस्थान करंट वाली क्लास में तो ये चीज़ कल पढ़ी, MSME नीति और हस्तशिल्प नीति, लेकिन जो लोग सुजस वाली क्लास मेरे साथ लेते हुए आए हैं तो ये हमने तभी पढ़ ली थी जब हमने 17 सितंबर वाली न्यूज़ पढ़ी थी। 20 अगस्त 2022, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन RCAT का उद्घाटन, यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। 20 अगस्त को क्यों? क्योंकि 19 और 20 अगस्त 2 दिन क्या था? राजस्थान डिजी फेस्ट। कहाँ था ये डिजी फेस्ट? जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम। 31 मार्च 2022, इसमें डेट तो सही है लेकिन 2022 को नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हुई एक जानकारी है कि 31 मार्च 2027 तक ये नीति प्रभावी रहेगी। कौन सी? रिप्स 2022 31 मार्च 2027 तक प्रभावी। और कल वाले क्वेश्चन में जो 31 मार्च लिखने का उद्देश्य था, यहाँ भी उद्देश्य ये था कि ये जो नीति है हस्तशिल्प नीति, ये भी कब तक प्रभावी रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2026 तक। इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन में मार्च डाला था, लेकिन टाइप हो गया, सितंबर आ गया, मैंने भी पढ़ने में चूक कर दी।
तो क्या है ये 31 मार्च 2026 तक हस्तशिल्प नीति 2022 वाली जारी रहेगी। और आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि रिप्स वाली, ये कब तक जारी रहेगी, तो ये 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। अगला प्रश्न है रिप्स 2022 के 3 आधार स्तंभ, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? क्या है ऑप्शन? आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आकर्षक निवेश गंतव्य या ऊर्जा संरक्षण। इसका उत्तर है ऊर्जा संरक्षण। रिप्स जो पॉलिसी है इसके कई सारे स्तंभ और कई सारे पैरामीटर यानी कि उद्देश्य क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो जारी किए गए, जिनमें से ये 3 जो हैं ये इसके आधार स्तंभ हैं। यानी कि इस नीति को लाने का उद्देश्य मुख्य यही है, क्या क्या है कि प्रदेश में आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, आकर्षक निवेश गंतव्य शुरू करना, गंतव्य बनाना राजस्थान को। जब रोजगार के अवसर की बात होती है तो कल की जो 2 पॉलिसी थी, एक हस्तशिल्प, एक एमएसएमई, उन दोनों में भी रोजगार की बात है। जैसे हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य क्या है, उनमें से उसका एक उद्देश्य था कि जब तक ये नीति रहेगी अपने पूरे कार्यकाल में कितने 50,000 रोजगार, यहाँ मैं ऊपर एक कॉमन लिख देता हूँ रोजगार, ये सारी रोजगार की बात हो रही है। हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य था 50,000 रोजगार के अवसर सृजित करना। और फिर थी एमएसएमई। एमएसएमई नीति का उद्देश्य था 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। और ये जो है रिप्स 2022 RIPS राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इसका उद्देश्य है पूरे कार्यकाल में जब तक ये रहेगी 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। तीनों मैंने एक साथ ऐसे लिखी हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जैसे हस्तशिल्प यानी कि कोई इंसान हाथ से काम करेगा, तो ऐसे उद्योग धंधों में रोजगार कम सृजित हो पा रहे हैं, यानी कि खुद ही वो कुछ बना रहा है तो ऐसे कारीगर कम है। तो यहाँ ऐसे आप एक तरह से याद रखने के लिए सोच सकते हैं ऐसा 50,000 हस्तशिल्प में रोजगार, एमएसएमई में इससे ज़्यादा यानी कि 1 लाख, और रिप्स में सबसे ज़्यादा यानी कि 10 लाख। अगला प्रश्न है, एक बार आप प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिप्स 2022 के उद्देश्यों के संबंध में सही नहीं है? विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों हेतु कितना 25% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना इसका उद्देश्य है एक। दूसरा, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करना, ये बात तो मैंने अभी बताई दी, तो ये तो सही है। सनराइज क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करना, और चौथा है संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इसमें जो गलत है यानी कि वो है पहला। इसमें है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों हेतु 25 नहीं बल्कि 15% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना इसका उद्देश्य है, 25% नहीं, यानी कि 15%। तो सही उत्तर क्या हुआ? फर्स्ट। अब यहाँ एक नया शब्द आया है आपके लिए, ये है सनराइज क्षेत्र। सनराइज क्षेत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन एक बार RS मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया, 2 या 5 नंबर में कुछ था, काफ़ी पुराना है, शायद 2013 में पूछा गया या पता नहीं कभी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये। तो सनराइज क्षेत्र पूछा गया। सनराइज क्षेत्र अगर आप सीधे सीधे इकोनॉमी में रटने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस शब्द के अर्थ पे जाएंगे, सनराइज क्या होता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा सनराइज का? सूर्योदय, सूर्य और उदय गुण संधि। सनराइज सूर्योदय। सूर्योदय का बिजनेस से क्या संबंध है? यानी कि बिजनेस में यानी कि अर्थव्यवस्था में ऐसे सेक्टर जो अभी नए नए आए हैं और उनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। सूर्य उदय होता है तब क्या होता है? अभी सूरज उगा है तो पूरे दिन के लिए जो सारी संभावनाएं अब बची हुई हैं, यानी कि कहने का मतलब कोई ऐसे नए सेक्टर जो अर्थव्यवस्था में अभी अपनी स्टार्टिंग की फेज में रहे, मतलब पहली बार वो आ रहे हैं, नए तरह के हैं जिसमें टेक्नोलॉजी नई है और उनकी संभावनाएं अपार हैं। इंग्लिश में इनके लिए एक शब्द काम में आता है एमर्जिंग, मतलब अर्थव्यवस्था के एमर्जिंग सेक्टर्स, यानी कि जिनमें बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं।
खास जो इसमें टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसे सेक्टर जो अभी नए नए आए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें, एमर्जिंग सेक्टर यानी कि विकास की उनमें अपार संभावना है, साथ ही उनमें टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी उनमें बहुत ज़्यादा उपयोग में काम में आएगी, साथ ही जनरेशन, नई जनरेशन के उद्योग हैं जो बहुत सारे फील्ड में, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब ग्रीन कलर से नहीं है, यानी कि ऐसी एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण प्रदूषण ना करे। तो जनरेशन यानी कि नई जनरेशन यहाँ इंसानों की नई जनरेशन से मतलब नहीं है। जैसे हम फ़ोन की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 1G 2G 3G 4G, अब 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 1G का मतलब क्या होता है, जनरेशन, यानी कि हर बार टेक्नोलॉजी की नई जनरेशन। ऐसे ही नई जनरेशन के उद्योग हैं, यानी कि इनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुका है। जैसे कि अभी हमारी जो ये क्लास हो रही है, ये एक तरह की नई जनरेशन की क्लास है। स्मार्ट बोर्ड आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास आप देख पा रहे हैं, पहले नहीं होती थी। तो इसी तरह के जो सेक्टर हैं उद्योगों में, जो नई एक जनरेशन चेंज होता है जिनमें, ऐसे ही उद्योगों को, ऐसे ही क्षेत्रों को कहा जाता है सनराइज क्षेत्र। चाहे उनमें कुछ भी हो, चाहे मेडिकल डिवाइस बनाना हो, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई चीज़ें बनाना हो, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन वगैरह, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मेडिकल डिवाइस कुछ नई बने, कोई टेक्नोलॉजी नई आए, जिनमें संभावनाएं अपार हों। ऊर्जा के क्षेत्र है वो ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा रहा हो, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी या सोलर एनर्जी, इस तरह के सेक्टर्स को कहा जाता है सनराइज क्षेत्र। मैंने आपको बताई है केवल एक समझ आधारित चीज़, बाकी इसकी परिभाषा जो है उसमें आप ये खास जो टर्म्स हैं वो यूज करेंगे, जैसे एमर्जिंग सेक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, जनरेशन, न्यू जनरेशन, इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको कहा जाता है सनराइज क्षेत्र। उत्तर क्या है इसका, तो उत्तर सिंपल सा फैक्चुअल जो है वो ये है फर्स्ट, यानी कि इसमें 25 नहीं 15%। किसी ने एक बार ये और पूछा था, जब मैंने बताया था कि स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया में क्या फ़र्क होता है, तब आप में से किसी ने पूछा था कि यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया मैं बता चुका हूँ। स्टार्टअप तो ऐसा मतलब कोई भी बिजनेस जिसमें बिल्कुल नए तरह का आइडिया काम में लिया जाए, जो पहले अभी तक ना हुआ हो, तो उसको तो कहा जाता है स्टार्टअप। और बिजनेस आइडिया जनरल कोई भी जो बिजनेस पहले से है उसमें आपने कुछ नया आइडिया देके कुछ बिजनेस शुरू किया है, तो वो बिजनेस आइडिया है। स्टार्टअप वो होता है जो अभी तक नहीं हुआ है, एक नया बिजनेस है। और यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप, इसमें स्टार्टअप होना जरूरी है, ऐसे स्टार्टअप, ऐसे नए बिजनेस, ऐसे स्टार्टअप जिनका जो वार्षिक टर्नओवर है पूरा, जो उसकी बिजनेस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 1 बिलियन US डॉलर, अमेरिकन डॉलर सामान्य भाषा में 1 बिलियन। अब बिलियन कितना होता है, मिलियन, बिलियन आप समझते हैं, ये होता है बिलियन। मिलियन में निकल बताया था, मिलियन कितना होता है। तो ऐसे स्टार्टअप जिनकी जो वैल्यू है, यानी कि उसका जो टर्नओवर है, पूरा टर्नओवर नहीं सॉरी, उसकी जो वैल्यू है पूरे बिजनेस की वो कितनी है, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तब उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है रिप्स 2022 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में कुल कितनी छूट दी जाएगी, 25%, 50%, 75% या 100%, किसमें, स्टाम्प ड्यूटी में। तो इस योजना में, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में, जो स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी वो है 100%। लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे कि 75% तो प्रारंभ में ही दे दी जाएगी, कोई भी नया बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं इस योजना के तहत तो 75% तो प्रारंभ है, और बाकी जो 25% बची ये छूट जो स्टाम्प ड्यूटी में कब दी जाएगी, जब उस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होगा। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर इसका पुनर्भरण किया जाएगा सरकार द्वारा। पुनर्भरण का मतलब क्या होता है, पुनः और भरण, यहाँ भी कौन सी संधि होगी, एक तरह से पुनः और भरण विसर्ग संधि होगी। तो इसका पुनर्भरण यानी कि राज्य सरकार इसको वापस देगी, यानी कि ये जो 25% है एक बार तो उसी कंपनी को या जो भी इकाई जो भी डाल रहा है बिजनेसमैन उसको खुद देना होगा,
लेकिन जब उसमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा तब इसका पुनर्भरण यानी कि ये राशि वापस कौन लौटा देगा? राज्य सरकार। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीपीएल एससी एसटी वर्ग के पशुपालकों को बीमा राशि का कितना प्रतिशत प्रीमियम देना होगा? पहली बात तो आप ये समझें कि जो पशुधन बीमा योजना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है, मैंने एक दिन आपको बताया था। योजनाएं 3 तरह की होती हैं, एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना और एक राज्य सरकार की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कि जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्र प्रायोजित जिसमें केंद्र और राज्य दोनों उस योजना को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे। और तीसरी राज्य सरकार की योजना जिसमें राज्य सरकार पूरी तरह से योजना को संचालित करेगी। ये केंद्र प्रायोजित है यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। अब केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में पहले से चल रही थी योजना, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको अभी अक्टूबर में लागू किया। अपने यहाँ इसकी डेट आपको अलग अलग मिलेंगी क्योंकि केंद्र सरकार ने कभी किसी राज्य में कभी लागू हुई, किसी राज्य ने कभी अपनाया। राजस्थान में अक्टूबर 2022 में योजना शुरू हुई। योजना में क्या किया गया कि अगर सामान्य वर्ग, पहले तो योजना क्या है आपको ये समझ में आ रहा है, पशुधन बीमा योजना। पशुधन से मतलब क्या है, जितने भी जो पशुपालक हैं उनका जो पशु है यानी कि जो भी पालतू पशु उनके पास है वो एक धन के समान ही है, उसको पशुधन कहते हैं। तो पशुधन का बीमा कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु की मृत्यु होती है, बीमार, जैसे इंसानों में हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, यहाँ भी पशुओं में एक तरह का ये उनका बीमा है ताकि उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनकी मृत्यु हो रही है तब ऐसी चीज़ों पर पशुपालक को एक कीमत मिल सके। केंद्र में अलग अलग राज्यों में ये योजना अलग अलग समय पर संचालित हुई, राजस्थान में अक्टूबर 2022 में। अब इस योजना के तहत अगर पशुपालक सामान्य वर्ग का है तब उसको 50% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और 50% कौन भुगतान करेगा? राज्य सरकार। ये तो सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सामान्य वर्ग में चाहे तो ऐसे पूछ लें कि सरकार कितना देगी, 50%, और सामान्य वर्ग कितना देगा, 50%, तो क्योंकि 50-50 है। यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, बीपीएल, एससी और एसटी इस वर्ग के जो पशुपालक हैं उनको स्वयं कितना देना होगा, पशुपालकों को कितना देना होगा, और बचा हुआ कौन देगा? राज्य सरकार। तो इस वर्ग के पशुपालकों को तो देना होगा 30 और बचा कितना? 70, वो कौन देगा? राज्य सरकार। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको 70 मिलेगा हर जगह, और जहाँ 70 है वहाँ ये लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत जो पशुपालकों को इतना प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दी जाएगा। अनुदान का मतलब है वो सरकार द्वारा दी गई है। तो सरकार अगर 70 देगी तो बाकी का 30 कौन देगा? बाकी का 30 वो पशुपालक देगा। तो इसका उत्तर है 30%। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना कि बीपीएल, एससी और एसटी वर्ग के जो पशुपालक हैं तो पशुपालकों को बीमा राशि का कितना प्रीमियम देना होगा? 30%। लेकिन सरकार इनको देगी अनुदान कितना? 70%। सामान्य वर्ग में सरकार भी 50 देगी और वो पशुपालक भी 50 देगा, और सरकार में दोनों सरकारें मिलकर देंगी, केंद्र और राज्य। प्रीमियम राशि का 50%, ये आपको समझ में आई बात। मान लेते हैं कि कोई पशु की कीमत निर्धारित की गई 50,000 और उसका प्रीमियम जो भरना होता है वार्षिक बीमा राशि में मान लेते हैं 1,000 या ऐसा कुछ आता है, तो उस 1,000 में से 300 रुपये देने होंगे बीपीएल परिवार का जो पशुपालक है उसको, और 700 रुपये कौन देगी? केंद्र और राज्य सरकार मिलकर। बीमित पशु की मृत्यु होने पर राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि बीमा क्लेम के तौर पर दी जा सकती है? ये भी वही योजना है, कौन सी? पशुधन बीमा योजना। अगर पशु की मृत्यु होती है तो क्लेम के तौर पर अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? 40, 50, 60 या 35,000। अधिकतम राशि जो दी जाएगी वो है 50,000। अब इसमें 4 कैटेगरी हैं। जैसे पशु कौन है? गाय, या है भैंस, या है भारवाहक, और या एक चौथी कैटेगरी है छोटे पशु। पहले तो इनकी कीमत का निर्धारण किया जाता है कि कितनी कीमत उस पशु की है, उस हिसाब से उसका बीमा कवर या उसकी जो भी पॉलिसी आएगी
कितनी प्रीमियम राशि भरनी होगी, पहले पशु की कीमत निर्धारित करके ही पता किया जाएगा। अब अगर गाय है तो गाय की कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी, या तो 3,000 रुपये प्रति लीटर दूध, और या फिर अधिकतम 40,000 राशि। एक गाय की अधिकतम कीमत इस योजना में कितनी हो सकती है, तो 40,000 हो सकती है। या ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है, कोई गाय अगर सुबह शाम पूरा मिला के कितना 10 लीटर दूध देती है तो उसकी कीमत कितनी होगी, इस हिसाब से 3,000 रुपये 1 लीटर का निकाल के तो 30,000 उस गाय की कीमत होगी। उसके हिसाब से अब उसकी बीमा की जो प्रीमियम पॉलिसी है वो भरी जाएगी। भैंस के लिए क्या होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4,000 रुपये प्रति लीटर और अधिकतम 50,000। भारवाहक जो पशु हैं उनके लिए अधिकतम 50,000। भारवाहक में कौन कौन है, जैसे घोड़ा, खच्चर, ऊंट, गधा, और छोटे पशु जो हैं जैसे इसमें बकरी, भेड़, सूअर, इनकी अधिकतम कीमत रखी गई है 5,000 एक पशु की। ये आप ले लें एक स्क्रीनशॉट। 40,000, 50,000, 60,000 या 35,000, तो इसका उत्तर है 50,000। चारों इनकी मैंने कीमत भी लिख दी है। केंद्र प्रायोजित ये योजना है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका खर्चा वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सी योजना है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। यह योजना अक्टूबर 2022 से शुरू की गई। यह सहकारिता विभाग द्वारा संचालित होगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इसके तहत पात्र होंगे। यह योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। योजना की सारी डिटेल इन चारों सेंटेंस में है। जो पूछी जा सकती है एग्जाम में वो सारी डिटेल यहाँ है, बस इसमें से एक सेंटेंस गलत है, वो कौन सा है वो आपको पहचानना है। जैसे पहली बात क्या है, यह योजना अक्टूबर 2022 से शुरू हुई, तो ये सही बात है। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है, ये भी सही बात है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इसके तहत पात्र हैं, ये भी सही बात है। फिर क्या गलत हुआ, ऑप्शन डी। अब इसमें भी कौन सी चीज़ गलत है आप वो समझ गए होंगे कि यह योजना ग्रामीण परिवारों को कृषि नहीं बल्कि अकृषि कार्यों के लिए, कृषि से इतर, कृषि से हटकर जो कार्य हैं उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। शुरू कहाँ से हुई योजना, तो जयपुर के एक गांव है धानक्य गांव से प्रारंभ। ठीक है, अब इसमें अलग अलग बजट डिसाइड किया गया है सरकार द्वारा, कुल कितना इस पर खर्च किया जाएगा या कितने लोगों को इसके द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा, वो कई सारे डेटा है। एक बार आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जा सकने वाली अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति कितने रुपए है। ऑप्शन है आपके 5,000, 15,000, 10,000 या 12,000। योजना क्या है, राज्य सरकार ने एक योजना प्लान की है जिसमें क्या किया गया कि राज्य की जो छात्राएं हैं उनको अगर वो कृषि विषय लेकर आगे अध्ययन करती हैं, कौन सी क्लास से, 11th, 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD तक, अगर वो कृषि विषय लेकर पढ़ती हैं तब राज्य सरकार उनको छात्रवृत्ति के रूप में एक रकम देती है। अब पूछा गया है कि वो रकम कितनी है, अधिकतम कितनी है, अधिकतम कितनी दी जा सकती है। इसमें कैटेगरी डिवाइड की गई है। 11th 12th में है अगर छात्रा तब अलग है, UG PG PhD में है तब अलग है। तो यहाँ अधिकतम जो होगी सीधी सी बात है वो PhD वाली ही होगी और वो कितनी है, 15,000। ये योजना हमने सुजस वाली क्लास में भी पढ़ी थी
और मैं आज इसको यहाँ एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, उसमें एक करेक्शन है। अब वो करेक्शन क्या है वो आप देख लो एक बार। वहाँ जब हमने पढ़ी थी, और ये किस दिन वाली क्लास थी, ये क्लास थी, इधर यहाँ डेट लिखी हुई है सुजस 17 अक्टूबर, जो क्लास नंबर 61 है। वहाँ ऐसे लिखा हुआ था कि 11th और 12th में जो छात्रा है उसको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, स्नातक में है जो उसको 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, और स्नातकोत्तर तथा पीएचडी में जो है उसको 15,000 रुपये प्रतिवर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक। अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि जो स्नातक और स्नातकोत्तर हैं दोनों, इनको है 12,000 और पीएचडी को है 15,000। ये आप एक बार करेक्ट कर लें। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों को मिला के, मतलब इनमें अगर लड़की पढ़ती है, छात्रा पढ़ती है, तब उसको मिलेंगे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, और अगर पीएचडी करिए तो 15,000, वो भी अधिकतम 3 साल तक। वहाँ ऐसा जाने का कारण क्या था, यानी कि सुजस वाली क्लास में ऐसा प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि सुजस मैगजीन में ही उस दिन यही छप के आया था जब ये योजना शुरुआत की गई थी इसके बारे में, तब सुजस में ऐसे ही प्रिंट होके आया, तो हमने वहाँ से ऐसे ही ले लिया। तब तक इसकी जो वेबसाइट है कृषि विभाग की, उस पर भी पूरा डेटा अपलोड नहीं हुआ था। अब बाद में जब कृषि विभाग की जो साइट है उस पर सारा जो अपडेटेड डेटा है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, स्नातक और स्नातकोत्तर में 12,000 है, पीएचडी में 15,000 है, अधिकतम 3 साल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ें आप एक बार सारे कथन। योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी से ये तो आपको समझ में आया कि ऐसी नारी यानी कि जिसके साथ कोई पुरुष सदस्य नहीं है, मतलब पारिवारिक उसमें परिवार के कोई और लोग नहीं है, यानी कि इन कैटेगरी में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा ऐसी जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ने एक पेंशन योजना शुरू की है। पहला सेंटेंस, यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। देखते। दूसरा, 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाएं इसके तहत पात्र हैं। तीसरा, पात्र महिला की वार्षिक आय अधिकतम कितने 48,000 रुपये होनी चाहिए, यानी कि 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो पेंशन मिलती है न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, इस विभाग द्वारा ये संचालित है। और इसमें ये सही है, इसमें अलग अलग आयु वर्ग के महिलाओं को अलग अलग पेंशन दी जाती है। 18 से शुरू होती है और आगे 75 तक, और मोर देन जो 75 है तब तक तो अधिकतम 1,500 रुपये मासिक और न्यूनतम 500। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए लाई जा रही एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों का कितना ऋण माफ किया जा सकेगा? 100%, 50%, 75% या 25%? यह योजना क्या है आपको नाम में समझ में आएगा। कोई भी योजना पढ़ें, कोई भी शब्द पढ़ें, कोई भी विषय अगर आप पढ़ें, हर शब्द का कुछ मतलब होता है। अगर आप ठहर के थोड़ा सा दिमाग खोल के उस शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आएगा। हर शब्द अपने आप में सब कुछ बताता है। एक मुश्त समझौता योजना यानी कि एक ही साथ समझौता कर लिया जाएगा अगर किसी किसान को, और यहाँ ये दिया हुआ भी है क्या, किसके द्वारा संचालित है? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके ऋण के लिए, यानी कि ऋण माफ करने के लिए। यही पूरा उद्देश्य इस नाम में समझ में आ जाएगा आपको। क्या है नाम? एक मुश्त समझौता योजना। ऋण माफ करने के लिए एक साथ एक मुश्त कोई राशि दे दो, सरकार ऐसा कहना चाह रही है। कोई भी एक बार एक मुश्त राशि दे दो आप, और पुराना जो बकाया ऋण है आपका वो माफ़ कर दिया जाएगा। अब आपसे पूछा यह गया है कि वो एक मुश्त राशि कितनी। मान लेते हैं किसी पे कुछ भी ऋण है, XYZ 100 रुपये का ऋण है, तो इसका कितना परसेंट सरकार ने कहा है? वो है 50%। सरकार इन किसानों के लिए योजना लाई है कि आपका जितना पुराना बकाया ऋण है, ये ध्यान रखना ये प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े ही होने चाहिए किसान। सभी किसान इसके तहत पात्र नहीं है। उनके लिए योजना है कि जितना भी आपका पुराना बकाया ऋण है
एक मुश्त एक साथ उसका 50% दे दो और पुराना जो है सब कुछ माफ़ कर देंगे। उसका कारण यही है, कुछ किसान ऐसे हैं जो ऋण देने की हालत में है नहीं और लगातार वो बेचारे उस ऋण को झेलते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए योजना लाई गई कि आधी राशि दे दो और बाकी का ऋण जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें और भी कई पैरामीटर हैं, जैसे अगर उस किसान की मृत्यु हो चुकी है तो अब वो ऋण उसके परिवार के जो और लोग हैं उनसे नहीं वसूला जाएगा, वो माफ़ कर दिया जाएगा। या जैसे दीर्घकालीन ऋण है अगर कोई इसी में और किसान ने समय पर वो चुकाया है, दीर्घकालीन ऋण समय पर चुकाने पर उसमें अभी तक जो जितनी उसकी वो हैं किस्तें वो समय पर चुकाई हैं, तो उसमें 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इस तरह से कुछ इसमें छूट दी गई हैं किसानों के लिए। अब कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक करेक्शन कर ही दिया, 31 मार्च 2022 था ये, 31 सितंबर होता ही नहीं है ये तो 30 फरवरी वाली बात हो गई। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई, तो ये मैंने बता ही दिया कब जारी की गई। इसी दिन एमएसएमई नीति भी आई, इसी दिन हस्तशिल्प नीति भी आई, आज भी हमने इसके बारे में बात की। प्रशासन इसका कौन संभालेगा, तो ये संभालेगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, और 31 मार्च 2026 तक ये नीति लागू रहेगी। इसका क्रियान्वयन किया जाएगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय द्वारा। हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है, तो तीसरा, पहला था असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा राजस्थान। हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा, ये बात आज मैंने सुजस में भी की थी, ये किया जाएगा दिसंबर में राजस्थान हाट जयपुर में। और ये एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होगा। राजस्थान हाट आज जयपुर में नाम उसमें सुजस वाली क्लास में नाम आया था। वहाँ क्यों आया था, क्योंकि वहाँ एक फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है, 56 भोग फूड फेस्टिवल। ये भी कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये यहाँ हो रहा है राजस्थान हाट जल महल के पास है जो जयपुर में, जिसमें राजस्थान के तरह तरह के जो भोजन है यानी कि जहाँ का जो भी फेमस है उनकी वहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कब से कब हो रहा है ये, 9 से 12 दिसंबर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। हस्तशिल्प डिजाइन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट तथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेतु ये पूछा है कि हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा, तो जोधपुर में, और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन बैंक ये कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। अगला पूछा है ये जो राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी किसके लिए, हस्तशिल्प नीति 2022 के लिए। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। आयुक्त कौन होंगे, तो इस सचिव कौन होंगे इसके, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जो सचिव हैं वो इसके आयुक्त होंगे। 11 सदस्यीय कमेटी होगी। मैंने इनके बारे में बात की थी कि ये राजीव का से संबंधित जानकारी है। किसी ने कमेंट्स में पूछा कि राजीव का एक बार वापस पढ़ा दो, तो मुझे पढ़ाने में एक बार वापस बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं कम बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बार बार बोलने में थोड़ी सी खांसी थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है। बाकी आप सुजस वाली क्लास जाके देख लें, जैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो थंबनेल में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उसके थंबनेल पे उसके टॉपिक के नाम लिखे हुए होते हैं, तो आप जाके देख लेंगे, वहाँ डिटेल में ये बताया हुआ है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पियों को राज्य के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने पर कितनी राशि दैनिक भत्ते के रूप में दी जाएगी, तो राज्य के बाहर भाग लेने पर 600 रुपये और राज्य के अंदर ही 450। इधर है कि 100% ब्याज वहन किया जाएगा कितनी राशि पर, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली अधिकतम कितनी ऋण राशि पर राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज वहन किया जाएगा, तो ये राशि है 3 लाख। एमएसएमई नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी कथन सही नहीं था, यानी कि इसमें 2000 नहीं 20,000 नई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। और जैसे कि आज मैंने शुरू में बताया था, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 1 लाख लोगों को रोजगार। एमएसएमई में 1 लाख, हस्तशिल्प नीति में कितना था, 50,000। तीनों के एक साथ ही याद रख लो, हस्तशिल्प नीति में 50,000 रोजगार, एमएसएमई में वहाँ भी मैंने शुरू में लिखा था एमएसएमई में 1 लाख, और रिप्स में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स में कितने, 2022 वाली, रिप्स एक 2019 वाली भी है, वो पुरानी हो चुकी है, 2022 वाली में 10 लाख रोजगार।
ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और वन स्टॉप जो शॉप की फैसिलिटी है उसको किस नाम से एमएससी क्षेत्र में शुरुआत किया गया है, तो वो है राज निवेश। प्रौद्योगिकी संचालित यानी कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बहुमंजिला परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो ये सलारपुर और बोरानाड़ा दोनों जगह। एमएसएमई नीति 2022 के संपूर्ण कार्यकाल में कितने निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 1 लाख करोड़ रुपए और साथ ही हर वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि का भी लक्ष्य। एमएसएमई नीति 2012 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य था, ये मैंने डिटेल में बताया था कल। ये 5 एकड़ नहीं 10 एकड़ है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए अगर इकाई स्थापित करना चाह रहा है कोई, तो उसको 10 एकड़ तक की भूमि पर कोई भी रूपांतरण शुल्क नहीं दिया जाएगा। इसका उत्तर यानी कि ये सी। अब वन स्थिति रिपोर्ट पर आते हैं। कब जारी की गई? 13 जनवरी 2022। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, ये इस मंत्रालय के अधीन आता है। पहली बार कब जारी की गई? 1987। द्विवार्षिक रिपोर्ट है और इस बार जो इसका संस्करण है वो कौन सा है? 17वां। ISFR 2021 यानी कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के सभी प्रकार के वनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना है? तो 32,863 वर्ग किलोमीटर। मैंने बताया था कि राजस्थान का कितना परसेंटेज है राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ये इसका कितना प्रतिशत होगा? तो लगभग 9.6। ये राजस्थान में आरक्षित वन है, ये राजस्थान में रक्षित वन है और इतना राजस्थान में अवर्गीकृत वन है। ये तीनों क्या होते हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार वनों के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो ये था सबसे ज़्यादा उदयपुर में है वन, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर बारां में क्षेत्रफल के अनुसार। अच्छा, इसमें ये चीज़ और है एक, ये जो सेट है यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, ये है प्रतिशत के आधार पर। यानी कि जिले के प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में और फिर करौली में। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा है उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और बारां। ये दोनों याद रखने हैं आप। फिर अगला था निम्नलिखित किस जिले में है क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो न्यूनतम किस में है? चूरू में, क्षेत्रफल के आधार पर। ये उसी ऑर्डर में है, यानी कि चूरू के बाद थोड़े ज़्यादा है हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर, फिर श्रीगंगानगर। और क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन किस में है? तो वो है जोधपुर में। 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्रों में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि तथा किस जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई दर्ज अजमेर में और सर्वाधिक कमी दर्ज हुई जालौर में। जिलों का कौन सा समूह झाड़ियों के सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है? तो झाड़ी सर्वाधिक हैं पाली में और न्यूनतम है हनुमानगढ़ में। फिर मैंने बताया ये क्वेश्चन एक खास है, इस तरह के क्वेश्चन अब नया पैटर्न है। कैसा कि कुल कार्बन स्टॉक कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में? तो ये है 110.7 मिलियन टन। ये मिलियन को मैंने बताया था 10 लाख होता है। और ये पूरे भारत का कितना है? तो 1.54%। लास्ट में कि बांस आच्छादित या धारण क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? तो ये है 1555 किलोमीटर। ये पूरे देश का कितना है? 1.04%। तो यहाँ समाप्त हुई क्लास हमारी। तो आज की क्लास यहाँ होती है समाप्त। इसमें आपने देखा था जिसमें अब जो अगला चैप्टर है हमारा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर वाली अब मैगजीन हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है, कौन सा है पहला चैप्टर? हर मैगजीन का जो पहला चैप्टर होता है इसमें भी वही है। कौन सा? योजनाएं, नीतियाँ। देखा आपने शुरू में नीति थी सबसे पहले टिप्स 2000, फिर कई सारी योजना आई जैसे ग्रामीण आजीविका विकास वाली योजनाएं, नीतियाँ, कार्यक्रम और अभियान। यही सबसे बड़ा चैप्टर भी होता है इस मैगजीन का। ये बहुत सारी योजना, कार्यक्रम, नीतियाँ, अभियान, तो इसलिए ये वाला टॉपिक 2-3 दिन चलेगा अभी। बाकी सितंबर तक का जो है आपका कंटेंट एक बार उसको भी रिवाइज करते रहें, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्लास समाप्त करते हैं आज की यहीं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।